नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 8 फरवरी को लखनऊ आई थी ममता बनर्जी और अब 3 मार्च को बनारस पहुंची हैं। तब भी अखिलेश यादव के साथ मंच पर दिखाई दी थी। उन्हीं की सरकार बनवाने के लिए आई थी 8 फरवरी को। भारतीय जनता पार्टी पर तरह-तरह के आरोप लगाए थे। झूठ बोलती है, वैसा है, अखिलेश यादव की सरकार बनवाइए। तमाम तरह की जो बातें वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, योगी अमित शाह के बारे में करती हैं, वो सब करके चली गई थी, ये कह कर के कि 3 मार्च को वाराणसी भी आऊँगी और वो पहुँची। यानी ममता बनर्जी भले ही 1 महीने के अंतराल से करीब-करीब दोबारा से आई हों, पर उनके अलावा विपक्ष का कोई दूसरा नेता अखिलेश यादव के समर्थन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने के लिए, भाषण देने के लिए, समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए आया हो, मुझे याद नहीं पड़ता है। शरद पवार नहीं आए, एम के स्टालिन नहीं आए, चंद्रशेखर राव नहीं आए, उद्धव की सेना भी नहीं आई। हाँ, आदित्य ठाकरे, संजय राउत अपने एक प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए जरूर सांकेतिक तौर पर आए थे, पर बाकी सीटों पर अखिलेश यादव को जिताने की अपील वो भी नहीं करके गए। बाकी तो छोड़ दीजिए, मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी नहीं आए। तो बाकी जो नहीं आए हैं, वो क्यों नहीं आए, ये तो वो जाने या अखिलेश यादव जाने। लेकिन ममता बनर्जी आई। पहली बार तो ठीक रहा उनका, आई, भाषण-वाषण दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चली गई। लेकिन इस बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आई, बनारस। और बनारस में क्यों आई? क्योंकि अब आज छठे दौर का मतदान संपन्न हो गया। अब 7वें दौर का ही मतदान शेष है, जो वाराणसी और दूसरे 6 जिलों में होगा। सीटें भी यहाँ सबसे कम है बाकी फेज के मुकाबले। अब वाराणसी का अपना एक महत्व है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां से सांसद हैं और देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ने ही बनारस से जीत दर्ज करके दोबारा शपथ ग्रहण करके पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ डंका बजाया था, शंखनाद किया था। और ममता बनर्जी एक बार को तो हिल ही गई थी पूरी तरीके से। अगर कांग्रेस और वामपंथी मैदान से गायब नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा कहां पहुंचता और इनकी पार्टी कहां नीचे आती, कोई कह नहीं सकता है। लेकिन कांग्रेस और वामपंथियों के आत्मदाह की वजह से पश्चिम बंगाल में दोनों की 0-0 सीटें आई हैं, शायद वामपंथियों की 1 सीट आई है। उसकी वजह से ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 मई को जो हिंसा शुरू हुई, और हिंसा भी किसके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के खिलाफ, उनके परिवारों के खिलाफ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया था या जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे, जो उनकी रैलियों में शामिल हो रहे थे, जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया था, उनके घरों में आग लगाई गई, उनको मारा पीटा गया, उनकी हत्याएं की गई,
उनकी महिलाओं की आबरू पर हाथ डाले गए, वो लोग पलायन के लिए मजबूर हुए। पूरे पश्चिम बंगाल में खास तौर से जो मुस्लिम गुंडा तत्व है, जो ममता बनर्जी के समर्थक हैं, उन्होंने हिंदुओं को निशाना बनाया। क्या वो घटनाएं इस देश का आम हिंदू या उत्तर प्रदेश का या बनारस का जो हिंदू है वो भूल जाएगा? और ममता बनर्जी जब पहुंचेंगी तो पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करेगा। ममता बनर्जी को आज बनारस में इस बात का एहसास कराया गया कि आप ऊपर ऊपर से जो ये दिखावे कर रही हैं, बनारस आकर के दशाश्वमेध घाट पर बैठ करके, आरती करवा करके, सीढ़ियों पर बैठ करके, क्या ये जो पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद पाप किया गया था, शासन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा था, ममता बनर्जी ने जबान खोलने से भी परहेज किया था, उनका पुलिस प्रशासन, उनका शासन सब चुप्पी साध करके बैठ गया था जब हिंसा हो रही थी, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट तक ने बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं। क्या उन सारी घटनाओं को लोग भूल जाएंगे? और ममता बनर्जी के कहने पर उनके पीछे लामबंद हो जाएंगे? और भले ही उस हिंसा की वजह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कोई बयान ना देने पर लोग फौरी तौर पर उस समय नाराज रहे हों, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है और उत्तर प्रदेश में सरकार चुनने का सवाल है, तो ऐसे में कोई भी ऐसे दल को तो कम से कम नहीं चुनना चाहेगा, और कम से कम हिंदू तो नहीं चुनना चाहेंगे जिसके साथ आकर के ममता बनर्जी 2 बार खड़ी हुई हो। एक बार लखनऊ में और अब बनारस में। 3 जगह पर उनको झंडे दिखाए गए, 2 जगह काले झंडे, 1 जगह भगवा झंडा। जो चेतगंज चौराहा है, जब वो हवाई अड्डे से गंगा घाट की तरफ जा रही थी, तो चेतगंज चौराहे के पास करीब 15-20 हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाए। और ममता बनर्जी ने भी जब देखा कि संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने अपना काफिला रुकवा लिया और आकर के उनके सामने खड़ी हो गई। ये मीडिया का आकर्षण बनने के लिए, मीडिया में छाने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए और चर्चाएं करवाने के लिए कि देखो कितनी साहसी महिला है, कि लोग काले झंडे दिखा रहे थे और वो उन्हीं के पास आकर के खड़ी हो गई। 20-22 मिनट तक हाथ बांधे हुए खड़ी रही, कभी मुस्कुराती रही, कभी अपने सुरक्षा कर्मियों से बात करती रही, कुछ उनको कहती रही। अल्टीमेटली जब उन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया, हिरासत में ले लिया गया, तब उनका काफिला आगे बढ़ा। लेकिन लोग इतने नाराज थे उनसे कि काले झंडे उनके ऊपर उछाले गए, उनके मुंह की तरफ उछाले गए। वो पुलिस ने पकड़ लिए, और जब ये आगे बढ़ी तो उसके बाद एक और जो गोदौलिया चौराहा पड़ता है, वहां पर भी काले झंडे लेकर के प्रदर्शनकारियों ने उनका विरोध किया और उनको गो बैक के नारे लगाए कि आप बनारस से वापस जाइए, अब आप बनारस क्या करने आई हैं। और तीसरी बार उनको विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा जब वो गंगा घाट से आरती के बाद वापस लौट रही थी, तो जय श्री राम के नारे लगाए गए और ममता बनर्जी वापस जाओ के नारे लगाए गए।
और वहां पर भगवा झंडे उनके सामने लहराए गए। ममता बनर्जी के लखनऊ और बनारस इन दो जगहों पर जाने के बाद कुछ विश्लेषक नुमा जीव होते हैं ना, जो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं और ये कहते हैं कि वो नब्ज जानते हैं देश की, प्रदेश की, अलग-अलग पार्टियों के प्रति लोगों की जो धारणा है, परसेप्शन है, उनका जो झुकाव है या अलगाव है, उसके बारे में वो अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि ममता बनर्जी एक्चुअल में समाजवादी पार्टी के समर्थन में तो उत्तर प्रदेश में आई है 2 बार चुनाव के दौरान। उन्होंने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। यानी ये लोग ममता बनर्जी के बस 2 बार उत्तर प्रदेश आने पर, 1 बार दिल्ली पहुंचने पर और एक दौरा मुंबई का लगाने पर भावी प्रधानमंत्री के तौर पर उनको पेश करना शुरू कर चुके हैं। ये वो लोग हैं, ये वो मक्कार लोग हैं मीडिया के नाम पर जो इस तरह की धंधेबाजी करते हैं, सर्टिफिकेट बांटना शुरू करते हैं नेताओं को, दलों को, कि कौन अब 2024 की रेस में सबसे आगे है। कुछ समय तक इनको शरद पवार में संभावनाएं दिखाई दे रही थी। एक दौर था जब अरविंद केजरीवाल में भी दिखाई दी थी। लंबे समय तक, करीब-करीब 2 लोकसभा चुनाव तक राहुल गांधी में इनको बड़ी संभावनाएं, अपार संभावनाएं दिखाई दी। अब ममता बनर्जी में दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन मक्कार मीडिया कर्मियों में एक वर्ग ऐसा भी है जो ममता बनर्जी की अति सक्रियता से खुश नहीं है, परेशान है, बल्कि नाराज भी है। उनके कॉलम आप पढ़ कर के देख लीजिए, उनके वीडियो देख लीजिए। वो कहते हैं कि ममता बनर्जी तो कांग्रेस का, यूपीए का खेल खराब कर रही हैं। मतलब वो कांग्रेस के हिमायती हैं, यूपीए को मरने देना नहीं चाहते हैं। और ममता बनर्जी का खेल क्या है? मुंबई में शरद पवार की मौजूदगी में उन्होंने जो कुछ कहा था वो आपको याद होगा। उन्होंने पूछ लिया था कि यूपीए कहाँ है? और कांग्रेस के बारे में शरद पवार ने क्या टिप्पणी की थी इससे कुछ समय पहले? उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस की हालत उस जमींदार की तरह हो गई है, जिसकी सारी जमीन तो बिक गई है या छिन गई है और उसकी हवेली जो है वो खंडहर में तब्दील हो गई है और वो अपनी हवेली का भी ठीक तरीके से रख-रखाव नहीं कर पा रहा है। ये शरद पवार की टिप्पणी थी कांग्रेस के बारे में। और उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस जितना जल्दी इसको स्वीकार कर लेगी, उतना सुखी रहेगी, मतलब संतोष का भाव उसके भीतर आएगा। और ममता बनर्जी क्या सोच कर के अलग-अलग जगहों के दौरे कर रही हैं, ये तो वो जाने। लेकिन पश्चिम बंगाल के बाहर उनको खास तौर से, चूँकि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, उनके शासन-प्रशासन के रहते हुए हिंदुओं को टारगेट बनाया गया। इसलिए हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग उनसे बेहद नाराज है। वो पश्चिम बंगाल के बाहर उनको वोट क्यों देगा या उनको पसंद क्यों करेगा? या वो अगर अपने आप को प्रधानमंत्री पद के रूप में पेश करने की रणनीति पर काम कर रही हैं, तो वो उनको मान्यता क्यों देगा? ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी जैसे, जो कहना चाहिए कि हम बाला साहब ठाकरे की तरह उनको हिंदू हृदय सम्राट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2013 से लेकर के अब तक जब उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने और बाद में एनडीए ने, तब से अब तक उन्होंने जो
हिंदू रिलीजन या हिंदू जो एक जीवन शैली जिसको आप कह लीजिए, जो संस्कृति है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको मान्यता दिलाने के लिए, उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए जितने काम किए हैं, उनके मद्देनज़र कोई ममता बनर्जी, कोई राहुल गांधी, कोई अरविंद केजरीवाल, कोई उद्धव ठाकरे, जो ये होता है ना ओकेशनली, जब चुनाव आते हैं तो ये मंदिरों में जाकर के पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। अभी 2 दिन पहले लखनऊ के एक मंदिर में प्रियंका वाड्रा भी दिखाई दी थी, लाइन में लग करके किसी मंदिर में। और कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले यहाँ बनारस में भी आई थी। तो ये जो ओकेशनली हिंदू बनते हैं, इनको कोई पसंद नहीं करता है, मान्यता नहीं देता है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जब भी किसी राज्य के दौरे पर होते हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिस मनोयोग से, समर्पण भाव से, पूरी आस्था के साथ मंदिरों में, मठों में और दूसरी जगहों पर जाते हैं, वहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, उसका ये लोग पासंग भी नहीं है। आज भी आपने देखा होगा ममता बनर्जी सीढ़ियों पर बैठी रही और बाद में बताया गया कि उनके नाम से, उनके गोत्र के नाम से आरती कर दी गई। वो नीचे आरती स्थल तक भी नहीं गई, बता दिया गया कि उनके पैर में तकलीफ है। तो ये लोग जो केवल सांकेतिक तरीके से अपनी हाजिरी लगाते हैं ताकि जो हिंदू मतदाता है वो इनसे खुश और संतुष्ट हो जाए या उनका गुस्सा शांत हो जाए, तो इससे आजकल किसी की राजनीति सिरे चढ़ने वाली नहीं है। और जो लोग, मीडिया के लोग, जिनको पंचमक्कार का नाम भी दिया गया है, मीडिया भी शामिल है, उनमें कुछ और भी शामिल है, ये जो उछल-उछल करके तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, जब ममता बनर्जी कहीं दौरे पर इस तरीके से जाती हैं, या अरविंद केजरीवाल के जाने पर, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के जाने पर, या दूसरे जो मोदी विरोधी चेहरे हैं उनके जाने पर, इनको एक्चुअल में ज़मीन पर क्या चल रहा है, इसका कोई एहसास तक नहीं है। क्योंकि ये लोग दिल्ली से बाहर निकलते नहीं हैं, स्टूडियो से बाहर जाते नहीं हैं, इनका कोई आम पब्लिक से कनेक्ट नहीं है। वो चाहते क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, इनको कोई समझ नहीं है। और यही वजह है कि इनके कई अनुमान दम तोड़ देते हैं जब रिजल्ट आते हैं। ममता बनर्जी ने, अखिलेश यादव ने भाषण भी दिए एक जनसभा में, जो आज आयोजित की गई थी रिंग रोड के पास एक गांव के मैदान में। और वहां उन्होंने कहा है कि साहब, भारतीय जनता पार्टी चूंकि हार रही है, इसलिए उसकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि जब हम एयरपोर्ट से गंगा घाट पर जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडों ने विरोध किया और हमारी गाड़ी पर डंडे बरसाए। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया ममता बनर्जी ने। उन्होंने ये भी कहा कि साहब, मैं अब यहां से तभी जाऊंगी जब भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश में और बनारस में ही रह जाएंगे। तो बयानबाजी करने में कुछ नहीं जाता है। कल या आज रात तक ही हम सुनेंगे कि ममता बनर्जी कलकत्ता के लिए उड़ गई हैं, और जो बाकी के लोग हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक दूसरे मीडिया में। एक और श्रीमान हैं, जैसे जैसे
मतदान का अंतिम चरण नजदीक पहुंच रहा है और नतीजों का दिन आ रहा है, वैसे-वैसे उनकी भी बौखलाहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन समेत तमाम लोगों को ये पता है कि 10 मार्च को क्या होने जा रहा है। इसलिए अभी से इन लोगों ने भूमिका बांधनी शुरू कर दी है। राकेश टिकैत, उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि मतगणना में भी भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ियां करती रही है, तो पहले दिन यानी 9 मार्च को अपने-अपने ट्रैक्टर लेकर के मतगणना स्थलों पर पहुंच जाएं। ये कुछ नहीं है, बौखलाहट है। जो होने जा रहा है उसकी बहुत तेज आहट है, जो इनको ठीक से सोने नहीं दे रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।